दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग सीटेट दिसंबर 2018 का विज्ञान साइंस का पेपर सॉल्व करेंगे। और साइंस के जो क्वेश्चंस आते हैं 30 क्वेश्चंस आते हैं, उनको आज हम लोग देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि संसार में पाए जाने वाले सबसे लंबे सर्प हैं। पहला ऑप्शन है वाइपर, दूसरा है एनाकोंडा, तीसरा है बोआ, चौथा है जालीदार अजगर। आप सभी लोग ये सोच रहे होंगे कि जो सबसे आपके मन में ये आ रहा होगा कि जो सबसे लंबा सर्प है एनाकोंडा है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो संसार में सबसे लंबे सर्प हैं वो जालीदार अजगर हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व भर में लोगों द्वारा योग किया जाता है, क्यों। तो लोगों द्वारा योग किया जाता है, यह एक आसन व्यायाम है, यह लोगों को स्वस्थ रखता है, यह भूख बढ़ाता है, यह खुशियाँ लाता है। अगर कहिए तो ऑप्शन तो चारों सही हैं। अगर देखा जाए तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन तो चारों सही हैं, लेकिन हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन बताना होता है। तो देखिए, जो योगा है, योगा का जो मेन एम होता है वो होता है लोगों को स्वस्थ रखना, हेल्दी रखना। और आपको पता ही होगा विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है, 21 जून को। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, यह लोगों को स्वस्थ रखता है। अगला क्वेश्चन है, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया। रोनाल्ड रॉस, रॉबर्ट कोच, एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो चेचक के टीके का आविष्कार किया था एडवर्ड जेनर ने। ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग एक परिरक्षक के रूप में किया जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव। तो आपको पता होगा जो प्रिजर्वेटिव होता है वो सोडियम बेंजोएट होता है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, कॉपर सल्फेट है, अमोनियम सल्फेट है, सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड आपको पता ही है, नमक है। कॉपर सल्फेट और अमोनियम सल्फेट के भी बहुत ढेर सारे यूजेस हैं, लेकिन जो खाने में हम लोग प्रिजर्वेशन के लिए यूज़ करते हैं वो सोडियम बेंजोएट का यूज़ करते हैं। और सोडियम बेंजोएट ऑप्शन नंबर 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 65, यीस्ट का उपयोग डैश के उत्पादन में किया जाता है। अल्कोहल, दही, चीनी, साधारण नमक। तो देखिए, साधारण नमक तो होगा नहीं, चीनी भी नहीं होगा, दही भी नहीं होगा। इसका जो ऑप्शन है, यीस्ट का उपयोग अल्कोहल या शराब के निर्माण में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 66, माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया जो है रिलेटेड है एटीपी से, उस तरीके से राइबोसोम किससे रिलेटेड होगा। देखिए, ये एनालॉजी टाइप का क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन। तो देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, आपको पता होगा माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल। इसका मतलब क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो एनर्जी स्टोर होती है वो एटीपी, जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, उसमें स्टोर कर ली जाती है एनर्जी। तो देखिए, जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो रिलेटेड है एटीपी से। इसी तरीके से आपका जो राइबोसोम है, राइबोसोम को आप लोगों ने सुना होगा, इसको कहा जाता है फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन या प्रोटीन की फैक्ट्री। तो जो राइबोसोम है इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। और ये जो रिलेटेड है, ये रिलेटेड है, ऑप्शन अब आपको समझ में आ ही गया होगा किससे, प्रोटीन से। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 4 सही है, सॉरी 3rd सही है, प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका है कि यदि एक सरल लोलक की आवृत्ति 2 हर्ट्ज है तो यह 16 सेकंड में कितने दोलन पूरे करेगा। यदि एक सरल लोलक की आवृत्ति कितनी है, एक सरल लोलक की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 2 हर्ट्ज, तो यह 16 सेकंड में माफ कीजिएगा, 16 सेकंड में कितने दोलन पूरे करेगा। तो देखिए, एक फार्मूला होता है F = 1/T। और जब दोलन की बात करते हैं यहाँ n हो जाता है, नंबर ऑफ दोलन n। तो यहाँ पर F आपका है फ्रीक्वेंसी और T है टाइम। तो n = F × T। F क्या है, 2 हर्ट्ज, और टाइम कितना है, 16 सेकेंड। तो 16 × 2 कितना हो गया, 32। यानी कि 32 ऑसिलेशंस आवृत्ति करेगा। देखिए, ऑप्शन में 32 है क्या, जी हाँ है 32। यानी कि जो कितने दोलन पूरा करेगा वो, ऑप्शन नंबर 3 32।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु वायु में रखने पर जल उठती है? ये सभी को पता है, सिंपल सा क्वेश्चन है। सोडियम, ना तो मैग्नीशियम, ना तो जस्ता, ना तो एल्यूमिनियम, केवल सोडियम वायु में रखने पर जल जाता है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में, रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में, एंटी एसिड, फर्मेंटेशन एजेंट। देखिए, आप कभी भी डॉक्टर के पास गए होंगे और जब भी कभी आपका पेट खराब होता है, खट्टी डकार आती है या अम्लीयता बढ़ जाती है, तो डॉक्टर उस अम्लीयता को कम करने के लिए हमेशा आपको MgOH2 का कंपाउंड देता है, कंपोजिशन देता है। तो जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, इसका उपयोग प्रति अम्ल, एंटी एसिड के रूप में किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी गैस पॉप की ध्वनि के साथ जलती है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। जो आपका हाइड्रोजन गैस है वो पॉप की ध्वनि के साथ जलती है, यानी कि 70 का 2। 71 क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है? तो देखिए, पहला ऑप्शन है ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही तो हम लोग इस धरती पर टिके हुए हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स है। अगला है आपका मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स मतलब हम अपनी मांसपेशियों से जो ताकत लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं? मस्कुलर फोर्स। तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता है। फोर्थ ऑप्शन है आपका बोथ 1 और 2, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो ऑप्शन क्या बचा? थर्ड ऑप्शन मैग्नेटिक फोर्स। बिल्कुल सही। आपने देखा ही होगा कि एक मैग्नेट के आसपास कोई भी लोहे का कण दूर से ही आ जाता है तो ये तुरंत इसको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो ये क्या है? मैग्नेटिक फोर्स क्या है? एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। अगला क्वेश्चन आपका है, मधुमेह रोग किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है? तो देखिए, जो मधुमेह है, जो डायबिटीज़ है, आपको पता होगा इंसुलिन हार्मोन्स की वजह से, इंसुलिन हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होता है डायबिटीज़। ना तो थायरॉक्सिन, ना एड्रेनलिन, ना थाइमोसिन। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है? केरोसिन, CNG, पैराफिन, वैक्स, बिटुमेन। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कौन सा पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है। तो देखिए, बिटुमिनस या बिटुमेन ये पेट्रोलियम का उत्पाद होता है। पैराफिन, वैक्स भी पेट्रोलियम का उत्पाद होता है। और अगर हम बात करें तो मिट्टी का तेल जो केरोसिन है वो भी पेट्रोलियम का एक उत्पाद है। पेट्रोलियम का एक उत्पाद कौन नहीं है? CNG, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, रेड डेटा बुक किसका रिकॉर्ड रखती है? बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो रेड डेटा बुक है वो ऑप्शन नंबर 1 एंडेंजर्ड स्पीसीज, मतलब जो जीव जंतुओं की प्रजातियां खतरे में हैं उनका रिकॉर्ड किस में रखा जाता है? आपका एंडेंजर्ड स्पीसीज में, यानी ऑप्शन रेड डेटा बुक में। ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही है। नेक्स्ट है आपका, जूते के सोल असमतल क्यों किए जाते हैं? असमतल का मतलब ऊबड़ खाबड़ क्यों बनाए जाते हैं? धारीदार, देखिए जूते के जो सोल होते हैं धारीदार क्यों बनाए जाते हैं? तो पहला ऑप्शन आपका इसमें है जूते को मजबूती देने के लिए, ये ऑप्शन अप्रोप्रिएट नहीं है। जड़त्व घटाने के लिए, फ्रिक्शन, और जड़त्व बढ़ाने के लिए तीसरा ऑप्शन है। चौथा है जूते के जीवन को बढ़ाने के लिए। देखिए, ना तो जूते को मजबूती देने के लिए, ना तो जूते को जूते का जीवन बढ़ाने के लिए, ये दोनों नहीं होगा। जड़त्व या फ्रिक्शन घटाने के लिए, देखिए फ्रिक्शन होता क्या है? फ्रिक्शन होता है खुरदुरापन। देखिए, आप किसी भी प्लेन फर्श पर नंगे पैर चलते हैं तो क्या हो जाते हैं? फिसल जाते हैं, फिसल कर गिर जाते हैं। लेकिन आप कुछ ऐसा जूता या उबड़ खाबड़ सरफेस पे चलते हैं तो आप फिसलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो फ्रिक्शन यही है कि जो उबड़ खाबड़ चीज़ें होती हैं उसका जो फ्रिक्शन होता है, उसका फ्रिक्शन क्या होता है? ज़्यादा होता है। जो प्लेन चीज़ें होती हैं उसका फ्रिक्शन कम होता है। तो इसीलिए जूते के सोल को असमतल बनाया जाता है ताकि उसका जड़त्व बढ़े और उसके फिसलने के चांसेस कम से कम हो जाएं, यानी जड़त्व बढ़ाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, सारिका ने आसुत जल एक बोतल में लिया और पता लगाने की कोशिश की कि वह विद्युत का सुचालक है या नहीं। उसे क्या प्राप्त होने की संभावना है? देखिए, जो डिस्टिल्ड वाटर होता है उसका उपयोग करके सारिका कुछ फाइंडिंग्स पता करना चाहती है कि जो आसुत जल है वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है या बैड कंडक्टर है। तो ये आपको डायरेक्ट मैं आंसर इसका बता दे रहा हूँ कि जो डिस्टिल्ड वाटर होता है
वो विद्युत का कमजोर चालक होता है। इट इज़ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा कि जो शुद्ध वाटर होता है, जो आसुत जल होता है, वो विद्युत का कमजोर चालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो सत्य नहीं है कथन बताना है, ये ध्यान दीजिएगा। अब देखिए क्या है पहला ऑप्शन, किसी विद्युत परिपथ में सुरक्षित प्रवाहित होने के लिए विद्युत धारा की न्यूनतम सीमा है, यानी कि पहला ऑप्शन है किसी विद्युत परिपथ में सुरक्षित प्रवाहित होने के लिए विद्युत धारा की न्यूनतम सीमा है। नेक्स्ट है किसी विद्युत परिपथ में सुरक्षित प्रवाहित होने के लिए विद्युत की अधिकतम सीमा है। थर्ड ऑप्शन है सभी भवनों के विद्युत परिपथ में फ्यूज लगाए जाते हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन है आपका सभी भवनों के यदि परिपथ में उपयुक्त फ्यूज लगाया जाए तो सुरक्षित सीमा से अधिक विद्युत धारा होने पर यह उड़ जाएगा। तो देखिए जो ऑप्शन नंबर सेकंड है, किसी विद्युत परिपथ में सुरक्षित प्रवाहित होने के लिए विद्युत धारा की न्यूनतम सीमा है, ये कथन सत्य नहीं है, क्योंकि जब भी फ्यूज तार यूज़ किया जाता है, फ्यूज तार यूज़ करने का मतलब ही ये है कि जब भी करंट एक निर्धारित सीमा से ज़्यादा फ्लो होने लगे तो तुरंत फ्यूज गिर जाए, जल जाए और जो इलेक्ट्रिक करंट का जो करेक्शन है वो कट आउट हो जाए। यानी कि हमको यहाँ पर ये बताना था कि कौन सा ऑप्शन सत्य नहीं है। तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर जो है किसी विद्युत परिपथ में सुरक्षित प्रवाहित होने के लिए विद्युत धारा की न्यूनतम सीमा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है यहाँ पर गलत है और ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन के हिसाब से सही है। 78 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कथन की चक्रवात से सबसे अधिक प्रभावित होने की, किस स्थान की चक्रवात से सबसे अधिक प्रभावित होने की संभावना है। अब देखिए जो चक्रवात जो साइक्लोन्स आते हैं, सबसे खतरनाक साइक्लोन्स माने जाते हैं जो भारत के पूर्व में आते हैं। पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, ईस्ट साइड में उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है और इधर आपका गुजरात है, पोरबंदर, बॉम्बे है, गोवा है। लेकिन जो सबसे खतरनाक मानसून आते हैं, चक्रवात आते हैं, वो आते हैं आपके बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में। इस हिसाब से अगर ऑप्शन की बात करें तो जो उड़ीसा है वो बंगाल की खाड़ी में ही स्थित है, तो इसलिए जो सबसे अधिक चक्रवात आने की संभावना है ऑप्शन नंबर 2 पुरी, उड़ीसा में है, पुरी स्थित है वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी पर ऋतुएं बदलती हैं क्योंकि। अब देखिए पृथ्वी पर ऋतु बदलने का कारण क्या है। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल के लंबवत है, बिल्कुल नहीं। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल के सापेक्ष झुका हुआ है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी नियत नहीं है। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल के समांतर है। देखिए जो पृथ्वी का घूर्णन अक्ष है न तो लंबवत है और न ही समांतर है। आपने पढ़ा होगा कि पृथ्वी अपने तल पर 23.5 डिग्री क्या है, झुकी हुई है। और यही इसका रीज़न है कि पृथ्वी पर जो मौसम बदलते रहते हैं इसी वजह से, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है, 23.5 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, तल के सापेक्ष झुका हुआ है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें, अगला देखिए क्या है। आपको 2 कॉलम दिए गए हैं, पहला है एक तरफ है कॉलम ए, दूसरी तरफ है कॉलम बी, इसमें आपको मैचिंग करनी है। तो देखिए आपको सारे ऑप्शन तो नहीं पता होंगे, लेकिन जो ऑप्शन पता है उससे आप मैचिंग कर सकते हैं। देखिए जो पॉर्क्यूपाइन है, यानी जो शाही लंबे कांटों वाला जो जानवर होता है, वो एक वाइल्ड एनिमल है, यानी कि डी का 2 सही हो गया। उसके बाद जो डीकम्पोजर्स हैं वो क्या करते हैं, डीकम्पोजर्स का काम क्या है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीव होते हैं, यानी कि ये अपघटन करते हैं। यानी कि अगला है B3, यानी कि D2 हो गया, B3 हो गया। अब देखिए कोई ऑप्शन में मैच कर रहा है क्या, D2 और B3। अब आगे देखिए क्या है, ह्यूमस क्या है, ह्यूमस एक डेड प्लांट एंड एनिमल टिश्यू होता है।
तो इस तरीके से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 4, यानी 4 3 1 2, यानी कि फर्स्ट का 4, वृक्ष वितान बड़े वृक्ष की शाखाएं। अब घटक कौन है? सूक्ष्मजीव। ह्यूमस कौन है? पादप जंतुओं के मृतक उत्तक। शाही कौन है? जंगली जंतु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विज्ञान में रचनात्मक आकलन क्यों महत्वपूर्ण है? पहला ऑप्शन है इट इज इजी टू कंडक्ट। ये तो ऑप्शन देखिए बेकार लग रहा है देखने में ही, इसको हटा दीजिए। इट हेल्प्स इन डेवलपिंग साइंटिफिक टेम्पर इन स्टूडेंट्स। इट इज डायग्नोस्टिक। इट हेल्प्स इन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस। तो आप हमेशा याद रखिएगा, जब भी पेडागॉजी की बात होती है तो हम हमेशा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को चूज़ करते हैं, और यहाँ पर ऑप्शन ये भी सही हो सकता है, आप लोगों को भी लग रहा होगा कि इट हेल्प्स इन डेवलपिंग साइंटिफिक एटीट्यूड। लेकिन जब भी हम असेसमेंट की बात करेंगे, जैसा कि हम डायग्नोस्टिक असेसमेंट, रिमीडियल असेसमेंट की बात हमने की थी, रिमीडियल टीचिंग डायग्नोस्टिक की बात की थी, तो यहाँ पर उसके देखते हुए जो ऑप्शन नंबर 4 है, इट इज़ डायग्नोस्टिक, इसका नेचर कैसा है? डायग्नोस्टिक, निदानात्मक है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विद्यार्थियों में विज्ञान मेले का आयोजन क्यों किया विद्यालयों में विज्ञान मेले का आयोजन क्यों किया जाता है? वाई आर साइंस फेयर्स ऑर्गेनाइज्ड इन स्कूल्स? तो पहला ऑप्शन है टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर हायर एजुकेशन इन साइंस, टू हेल्प द स्टूडेंट्स टू स्कोर हायर इन दियर एग्जामिनेशन। देखिए सेकंड ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं है कि उनको परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए, ये नहीं हो सकता है। अगला ऑप्शन है शिक्षार्थियों में विज्ञान में सृजन एवं प्रयोग करने की क्षमता का विकास करने के लिए। नेक्स्ट है शिक्षार्थियों का उनके प्रदर्शन के आधार पर मूल्यांकन करने के लिए। देखिए यहाँ विज्ञान मेले की बात हो रही है, तो विज्ञान मेले की बात हो रही है तो ना तो यहाँ पे उच्च शिक्षा के लिए उनको तैयार किया जाएगा, ना ही अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए, और ना ही प्रदर्शन के आधार पर मूल्यांकन करने के लिए। केवल और केवल इसका एकमात्र ऑप्शन कौन सा सही होगा, जो कि मोस्ट अप्रोप्रिएट है, विद्यार्थियों में विज्ञान में सृजन यानी क्रिएटिविटी, इनोवेशन एवं प्रयोग करने की क्षमता का विकास करने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर आपका 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक के नाते निम्नलिखित में से किस से आप शिक्षण में वैज्ञानिक विधा के लिए सबसे उपयुक्त समझते हैं? पहला ऑप्शन है शिक्षार्थियों को कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करना। दूसरा ऑप्शन है आपका अवधारणाओं के शिक्षण हेतु तकनीकी का प्रयोग दिखाना। थर्ड ऑप्शन है शिक्षार्थियों को परियोजनाएं देना। फोर्थ ऑप्शन है अवधारणाओं से संबंधित गतिविधियों को शिक्षार्थियों से कराना। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जब भी हम साइंस टीचिंग करते हैं बच्चों को के लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा उनकी एक्टिविटीज़ पर ध्यान देते हैं, यानी उन्हें एक्टिविटीज़ रिलेटेड कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश करते हैं। तो इस हिसाब से हम देखें तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? आस्क द स्टूडेंट्स टू परफॉर्म एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, NCF 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा जीवन के प्रति सत्य होती है, इसका क्या अर्थ है? देखिए NCF 2005 में ये कहा गया है कि अच्छी विज्ञान शिक्षा जीवन के प्रति सत्य होती है। इसका मतलब क्या है? विज्ञान बालक को कार्य की दुनिया में प्रवेश हेतु तैयार करे, विज्ञान बालक को अर्थपूर्ण ढंग से व्यस्त करने में सक्षम हो, विज्ञान बालक को वैज्ञानिक ज्ञान अर्जन करने के लिए प्रक्रियाओं को सीखने लायक बनाए, चौथा है विज्ञान आसान जीवन व्यतीत करने में सहायक हो। तो देखिए जो चौथा और थर्ड ऑप्शन है ये तो बिल्कुल नहीं होगा, NCF ऐसा बिल्कुल नहीं कहता है। NCF ये कहता है कि अच्छी विज्ञान शिक्षा जीवन के प्रति सत्य होती है, इसका मतलब है विज्ञान बालक को कार्य की दुनिया में प्रवेश हेतु तैयार करे, क्योंकि जब तक बालक को हम मेंटली प्रिपेयर नहीं करेंगे इस वर्ल्ड में कार्य करने के प्रति, तब तक कोई भी नया इनोवेशंस होना पॉसिबल नहीं है, नवाचार नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 85 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण नहीं है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइंटिफिक एटीट्यूड, यहाँ पर ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, कौन सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण नहीं है? नहीं है बताना है, तो नहीं है यानी कि पहला है आपका ओपन माइंडेडनेस, ये तो है, बिल्कुल है, ये होगा ओपन माइंडेडनेस। दूसरा है क्यूरियोसिटी टू लर्न,
यानी कि अधिक सीखने की उत्सुकता, ये भी उद्देश्य होता है। उसके बाद आपका है समस्याओं के प्रति व्यवहार में वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी इन अप्रोच टू प्रॉब्लम। और फोर्थ ऑप्शन है हार्ड वर्क। तो देखिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण जो नहीं है हार्ड वर्क वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण नहीं है। ओपन माइंडनेस है, अधिक सीखने की उत्सुकता है और समस्याओं के प्रति व्यवहार में वस्तुनिष्ठता है, लेकिन हार्ड वर्क कोई दृष्टिकोण नहीं है। 86 क्वेश्चन है आपका, हरी कक्षा 6 के शिक्षार्थियों को घूर्णन गति पढ़ाना चाहता है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे अच्छी विधा होगी। देखिए साइंस में हमेशा आप याद रखिएगा कि बच्चों को एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग कराना मस्ट है, ये मेथड है उसका। तो पहला ऑप्शन है डिस्कशन, ये नहीं होगा। दूसरा है उदाहरण, तीसरा है उदाहरण देना, ये भी नहीं। चौथा प्रदर्शन, ये भी नहीं। जब तक बच्चा लर्निंग बाय डूइंग नहीं करेगा, यानी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग नहीं करेगा, तब तक उसके लिए विज्ञान शिक्षण व्यर्थ है, विज्ञान की शिक्षा व्यर्थ है। यानी कि इसके इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होगा, एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग। 87 है, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान अधिगम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। पहला ऑप्शन है विज्ञान का ज्ञान अर्जित करना, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। विज्ञान की विषय वस्तु की जानकारी एकत्रित करना, ये भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन है अध्ययनकर्ताओं में ईमानदारी, अखंडता और सहयोग के मूल्यों की प्राप्ति, ये ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। एंड 4 ऑप्शन है अपने सहपाठियों को विज्ञान का ज्ञान अर्जित करने में सहायता करना। देखिए विज्ञान हो चाहे मैथ हो चाहे साइंस हो, इनका एम ये नहीं कि आपको केवल ज्ञान का अर्जन करा दिया जाए। मेन एम शिक्षा का ये है कि जो भी शिक्षा प्रोवाइड की जा रही है उससे किसी भी बालक का ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाए। अब इस बात को ध्यान में रखते हुए देखें तो थर्ड ऑप्शन मोस्ट अप्रोप्रिएट है, अध्ययनकर्ताओं में ईमानदारी, अखंडता और सहयोग के मूल्यों की प्राप्ति करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान के मूल्यांकन में सतत एवं समग्र मूल्यांकन का अर्थ है। द कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इन साइंस मीन्स, क्या मतलब है इसका। तो अगर हम पहला ऑप्शन देखें, अंतिम एवं रचनात्मक मूल्यांकन, बिल्कुल नहीं। समेटिव एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट, ये केवल एक पार्ट है इसका। दूसरा ऑप्शन है मोर फ्रिक्वेंट टेस्ट एंड एग्जामिनेशन, ये भी नहीं। इसका सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का ये भी मतलब नहीं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लीजिए, एग्जाम लीजिए बच्चों के। थर्ड ऑप्शन है अधिगम के आकलन हेतु सामान्य गतिविधियां और अभ्यास। चौथा ऑप्शन है विज्ञान के सभी पहलुओं का मूल्यांकन। देखिए कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसके सभी पहलुओं की जांच या मूल्यांकन आसानी से किया जा सके। तो जो थर्ड ऑप्शन है अधिगम के आकलन हेतु, यानी कि रूटीन एक्टिविटीज़ एंड एक्सरसाइजेज टू असेस लर्निंग, यानी कि डेली टू डेली बच्चा जो भी सीख रहा है उसके एक्सरसाइजेस का डेली टू डेली असेसमेंट कर लेना ही क्या है, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन का मेन उद्देश्य है। तो इस हिसाब से क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान विधि का एक चरण नहीं है। एक चरण नहीं है ये बताना है। तो देखिए विजुअलाइजिंग द सिचुएशन, दूसरा है अटेम्प्ट टू सॉल्व, तीसरा है ड्राइंग कंक्लूजन, चौथा है ऑब्जर्वेशन। तो ये मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है उसका ऑप्शन, जो ऑब्जर्वेशन है ये कोई स्टेप नहीं है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का। यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के जो स्टेप्स हैं, पहले है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, सेकंड है प्लानिंग, योजना बनाना, तीसरा है मतलब ये जो विजुअलाइजेशन द सिचुएशन है ये आपका इसी में आ जाएगा, आइडेंटिफिकेशन में, फिर प्लानिंग, फिर अटेम्प्ट टू सॉल्व यानी अप्लाई करना प्लान को, चौथा है ड्राइंग कंक्लूजन। तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर आपका 4 सही होगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान में अनुरूपता विधि का एक चरण है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन अ स्टेप ऑफ एनालॉजी स्ट्रेटजी इन साइंस मैप सिमिलरिटीज प्रेजेंटेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्शन इंटरलिंकिंग कॉन्सेप्ट्स एप्लीकेशन। तो देखिए जो एनालॉजी है, एनालॉजी का मतलब ही होता है सादृश्यता, मतलब एक जैसा। एक जैसे का मतलब जैसे कप रिलेटेड है चाय से, उसी तरीके से नाइफ रिलेटेड होगा किससे, तो हो सकता है सब्जियों से हो सकता है कुछ और हो।
तो ये है सादृश्यता। तो सादृश्यता के आधार पे हम देखें मैप सिमिलरिटीज़ इसका सही ऑप्शन होगा, यानी समानताओं का चित्रण करना। तो इसका ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। तो दोस्तों आज हम लोगों ने साइंस सेक्शन को सॉल्व कर लिया है। आशा करता हूँ आपको ये क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो इन्हें प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए, और कोई कन्फ्यूज़न है तो उसे कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।